प्रिया सिंह एंड आई एम बीएचएमएस स्टूडेंट एट एनएचएमसी दिल्ली। ये वीडियो सभी बीएचएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो है उसके अंदर हम फर्स्ट 8 अफॉर्जम्स की हम क्या क्विक रिवीजन करने वाले हैं। वैसे जो फर्स्ट 27 अफॉर्जम है जो कि सीबीडीसी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है फर्स्ट ईयर का, वो मैंने कंप्लीट डिटेल में हर एक अफॉर्जम को समझा रखा है। पूरा एक प्लेलिस्ट बना रखा है फर्स्ट 27 अफॉर्जम की, जो हमारी ऑथेंटिक बुक है, जो फिफ्थ एंड सिक्स्थ एडिशन कंबाइंड जो हम पढ़ते हैं आर्यडजियन ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन की। तो उस बुक से मैंने हर एक लाइन डिटेल में करा रखा है, पूरा ट्राई किया है कि आपको समझा सकूं। ठीक है, तो आप उन वीडियोस को अगर डिटेल में देखना है तो वहां से देख सकते हो उस प्लेलिस्ट से। ये जो है इसमें हम सिर्फ क्विक रिवीजन करेंगे, मींस कि हर एक अफॉर्जम का हम जिस्ट देखेंगे। आप वाइवा के लिए इसको जैसे आपको जल्दी पढ़ना है तो ये आपके तब आपके काम आ सकती है ये वीडियो। ठीक है, और आपको समझना हो कि ये अफॉर्जम में बेसिकली कहना क्या चाहता है, यहाँ पे इसका मेन सिनेरियो क्या है, मेन इसका लाइन क्या है, टैग लाइन क्या है, तो इस चीज को हम समझने वाले हैं। ठीक है, सो अब हम इसको बोर्ड पर एक एक अफॉर्जम के जिस्ट को समझते हैं। तो जो फर्स्ट अफॉर्जम है उसका जो मेन है बेसिक उसमें समझाना चाहता है, जो स्टार्टिंग होती है, ये आप अभी से जो रिवीजन वीडियोस होंगी इससे आपको ये हेल्प होगी कि आप हर एक अफॉर्जम का चेन समझ पाएंगे। चेन समझना कि एक के बाद क्या आता है। ठीक है, ताकि क्योंकि हर बार जब आप नेक्स्ट पढ़ते हैं तो लास्ट वाले की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, तो इसलिए आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो जल्दी जल्दी इसको समझ लेते हैं हम लोग। तो जो फर्स्ट अफॉर्जम है उसके अंदर जब शुरुआत होती है, पहली चीज बताई गई है कि एक फिजिशियन का मिशन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो उसका फिजिशियन है, मतलब एक होम्योपैथिक फिजिशियन है, उसका मिशन क्या होना चाहिए यहाँ पर, उसका हाई एंड ओनली मिशन होना चाहिए क्या, टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म्ड। ठीक है, तो उसमें ये बताना चाह रहा है कि जो पहले जो इसका मिशन है वहां पर क्या करना है, उसको रिस्टोर करना है। जो एक पर्सन क्या हुआ है, पूरा क्या देखते हैं हम लोग कि सिर्फ एक डिजीज पे फोकस नहीं करते हैं। होम्योपैथी के अंदर ये है कि होलिस्टिक अप्रोच रखी जाती है, ओवरऑल इंडिविजुअलाइजेशन के बेसिस पर पूरा ओवरऑल ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो क्या करना है, मिशन क्या है उसका, हाई एंड ओनली, कि मतलब उसकी लाइफ में और कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं होना चाहिए। उसको क्या करना है, एक सिक को, एक जो सिक पर्सन है उसको वापस से इसके रिस्टोर करना है उसके हेल्दी कंडीशन में, उसको बॉडी माइंड सोल तीनों को इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेकर आना है एज इट इज टर्म, मतलब जिस तरीके से वो पहले था, जैसे कि जो डेविएशंस आई है उसको हमें खत्म करना है। और दूसरी जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो मेन फर्स्ट अफॉर्जम के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इसके फुट नोट में थियोरेटिक मेडिसिन की बात करी गई है। ठीक है, थियोरेटिक मेडिसिन ये कहता है कि जो भी हमारे एम्प्टी स्पेकुलेशंस होते हैं, जो कि लर्नड रेवरीज होती हैं, लाइक काल्पनिक बातें की गई, फॉल्स बिलीफ होते हैं, मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से की गई बातें कि एक बीमारी को हम मेन चीज क्या ठीक करनी है, क्या क्योर करना है, उस पर फोकस ना करके हम कुछ सिर्फ बताएं, रीजन ढूंढे कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, इस तरीके की चीजें करके हम पेशेंट को सिर्फ हमें पागल नहीं बनाना है। मीन्स कि हमें उसको बता भी देंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके की डेवलपमेंट थी, तो उससे उसको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो सिर्फ हमको उसको एम्प्टी स्पेकुलेशन, बहकावा नहीं देना है। उसका मिशन क्या होना चाहिए, उसको जड़ से उस बीमारी को क्या करना चाहिए, खत्म करना आना चाहिए। ओके, अब हम अफॉर्जम नंबर 2 को समझते हैं। अफॉर्जम 2 में कहता है कि हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर। पहले में क्या बोला कि उसको क्योर करना है, अब ये क्योर किस तरीके का होना चाहिए, ये चेन पकड़ कर रखना आप लोग। ठीक है, मीन्स कि एक के बाद एक आ रहा है, इसको लिंक करते रहना और इसी तरीके से आप सारे अफॉर्जम्स को याद कर सकते हो। ओके, तो हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर, बेस्ट पॉसिबल क्योर कैसा होना चाहिए, रैपिड होना चाहिए, जेंटल और परमानेंट, और कैसा होना चाहिए, शॉर्टेस्ट, मोस्ट रिलायबल, मोस्ट हार्मलेस वे में होना चाहिए। और ये सब चीजें किस चीज पे बेस्ड होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स और लॉ ऑफ सिमिलिया। मतलब कि कह रहा है कि हमें मिशन क्या है, उसको क्योर करना है। क्योर रैपिड, जेंटल, परमानेंट, मतलब रैपिड मतलब कि जो बीमारी उसके अंदर है बॉडी में जल्दी से जल्दी खत्म करना है, सो दैट कि उसकी जो भी परेशानियां और जो भी डिस्टर्बेंस आई है उसकी लाइफ में, जो अनइजीनेस आई है, उस चीज को जल्दी हम ठीक कर पाए। जेंटल तरीके से करना है, मतलब कोई भी पहले एलोपैथिक जो यूज करते थे ट्रीटमेंट का मेथड, ट्रैफिनेशन करते थे, परगेटिव्स यूज करते थे, लीचिंग एप्लीकेशन या फिर वेनिसेक्शन, इस तरीके के हमें नहीं देना है। बहुत माइल्ड, बहुत ही जेंटली उसको ट्रीट करना है हमें। ठीक है,
और कैसे होना चाहिए, परमानेंट, ताकि वो बीमारी वापस से उसकी बॉडी में वापस ना आ पाए, हमेशा के लिए वो चीज जो थी उसकी बॉडी से हम क्या कर सके, रिमूव कर सके। और ये कैसे होना चाहिए, शॉर्टेस्ट, कम से कम समय में हमें जल्दी उसको क्योर करना है, सो दैट कि वो अपने हेल्दी कंडीशन में वापस आ पाए। ठीक है, मोस्ट रिलायबल, रिलायबल मतलब कि भरोसेमंद तरीके से होना चाहिए। जो भी हम मेडिसिन दे रहे हैं, कर रहे हैं, उसको खुद भी हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये हमने सही मेडिसिन दी है, अच्छे से उसको पूरा केस टेकिंग करने के बाद अच्छे से मेडिसिन देनी है, ताकि वो ठीक हो तो उसे लगे कि हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ, उसके सिम्टम जा रहे हैं, उसको वापस से हेल्दी फील हो रहा हो, वो वापस अपने कंडीशन में आए, तो एक भरोसा बनेगा। और सो दैट कि वो अपने पूरे जो कोर्स है मेडिसिन का वो कम्प्लीटली करेगा और वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, और कैसा होना चाहिए, मोस्ट हार्मलेस वे। जैसे हार्मलेस वे वही जो अभी बताया, एलोपैथिक की तरह हमें कोई भी ओल्ड स्कूल की तरह मेथड यूज नहीं करना है। यहाँ पे हम बहुत हार्मलेस वे मीन्स कि हम क्या करते हैं, जो भी हमारी मेडिसिन होती है बहुत जेंटल होती है ना, कि हम ग्लोब्यूल में डाल के दे रहे हैं, सैक्लेट में दे रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट मदर टिंचर भी दे रहे हैं ड्रॉप्स में। ठीक है, तो हमारा देने का तरीका बहुत जेंटल होना चाहिए। और ये जितना भी तरीका है एक कॉम्प्रिहेंसिबल, कॉम्प्रिहेंसिबल मीन्स कि इजीली अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होना चाहिए। जो हमारे प्रिंसिपल्स है, 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी, उसकी भी मैंने वीडियो डिटेल में करा रखी है, फुल वीडियो का लिस्ट है, आप वहां पर देख सकते हैं, हर एक प्रिंसिपल को अच्छे से डिटेल में करा रखा है। तो यही कह रहा है कि उन प्रिंसिपल पर बेस्ड होना चाहिए, हर उस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए हमें मेडिसिन देना है। जैसे कि लॉ सिमिलिया, सिमिलिया कहता है होम्योपैथी में कि लेट लाइक क्योर बाय लाइक, मीन्स की सिमिलिया सिमिलेबस क्यूरेंटर, इस प्रिंसिपल पे बेस्ड हमें करना है क्योर। मीन्स की जो एक मेडिसिन जो सिम्टम प्रोड्यूस कर सकती है वही उस सिम्टम्स को क्योर कर देगी। तो ये सारे प्रिंसिपल यूज करके हमें क्योर करना है उसको। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि नॉलेज ऑफ फिजिशियन, थर्ड अफॉरिज्म से इसका जिस्ट है कि एक फिजिशियन के पास क्या क्या चीजों का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो क्या नॉलेज होना चाहिए, पहले तो उसको डिजीज पता होनी चाहिए कि क्या है उसको, वो पहले उस बीमारी को समझे, बीमारी इन द सेंस की जो भी प्रॉब्लम लेकर आए इंडिविजुअल, उसके रेयर अनकॉमन सिम्टम भी समझे, प्लस जो पैथोलॉजिकल एक डिजीज हमने सिम्टम दे रहा है उसको भी समझ होनी चाहिए उस चीज की। नॉलेज ऑफ मेडिसिन, अब ये डिजीज तो देख लिया, अब क्या क्या मेडिसिन इस पे जा सकती है उसको वो चीज निकालना आना चाहिए। बहुत सारे नंबर ऑफ मेडिसिन की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 10-20 का है, इस तरीके से है, तो ऐसे नहीं, क्योंकि बहुत सारे सिम्टम आएंगे तो उसको बहुत सारे मेडिसिन की नॉलेज भी होनी चाहिए। अब उसको पता होना चाहिए कि ये जो मेडिसिन है, ये ड्रग है, एक डिजीज पे कैसे काम करेगी। जैसे कि उसको हर एक पैथी की भी नॉलेज होनी चाहिए कि होम्योपैथी कैसे काम करती है, एलोपैथी कैसे। होम्यो कहता है जो सिमिलर सिम्टम्स, मतलब कि जो एक मेडिसिन सिम्टम प्रोड्यूस कर रही है सिमिलर, वही उसको ट्रीट कर देगी। एलोपैथी में अपोजिट दिया जाता है कि जो एक सिम्टम प्रोड्यूस कर रही है उसके अपोजिट, लाइक कि डायरिया हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन दे दो। तो कहने का मतलब उसको सारी पैथियों की नॉलेज होनी चाहिए। देन उसको अपनी होम्योपैथी कैसे यूज करनी है उसको अच्छे से पता होना चाहिए। देन चॉइस ऑफ रेमेडी, मतलब कि ड्रग होता है, ड्रग क्रूड फॉर्म में होता है, देन उससे बनती है लैब में मेडिसिन, मेडिसिन के बाद होती है रेमेडी। तो यही हम चूज करते हैं, यही सिमिलिमम होती है। तो सारे सिम्टम के बेसिस पे जो केस टेकिंग के बाद एक जो सिमिलिमम निकलेगा तो उसको अच्छे से रेमेडी की नॉलेज होनी चाहिए, वो अच्छे से चॉइस कर सके कि कौन सी रेमेडी जाएगी उसको। देन नॉलेज ऑफ फार्मेसी, मतलब मोड ऑफ प्रिपरेशन, अब वो मेडिसिन कैसे लैब में बनाई गई होगी, ट्राइचुरेशन से, सकशन से, सारे उसको मेथड प्रोसेस पता होनी चाहिए। देन नॉलेज ऑफ डोज, कि उसको कितना डोज देना है। ठीक है, डोज मतलब 4 से 5 ग्लोब्यूल, 6 ग्लोब्यूल, कितने ड्रॉप्स देनी है, इस सब की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ये डिपेंड करेगा कि क्या बीमारी है, किस लेवल की है, क्रॉनिक है, एक्यूट है, तो इस चीज पर डिपेंड करेगा, उसको नॉलेज होना चाहिए। देन होना चाहिए नॉलेज ऑफ रिपीटेशन ऑफ डोज, कि डोज कब कब हमें रिपीट करना है। अगर केस ठीक हो रहा है तो डोंट रिपीट आपको नहीं करना, थोड़ा वेट करना है। वहाँ पे अलग सिम्टम्स दिखाने लग गया तो आपको अलग मेडिसिन देके देन अलग तरीके से रिपीटेशन करना होगा, तो ये भी उसके डिजीज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज ऑब्स्टेकल्स टू रिकवरी एंड हाउ टू रिमूव देम, कि मतलब अब ये सारे नॉलेज से उसने अप्लाई भी कर दिया फिर भी वो चीज ठीक नहीं हो रही है, सो दैट उसको ऑब्स्टेकल फाइंड आउट करना आना चाहिए। कि मतलब पूरी बातचीत के दौरान उसने अगर मान लो लिवर की कोई प्रॉब्लम थी और अभी तक वो ये फाइंड आउट नहीं कर पाया कि वो अभी भी क्या कर रहा है, अल्कोहल ले रहा है वो पेशेंट, अगर ये डॉक्टर फाइंड आउट नहीं कर पाया तो वो बीमारी कभी ठीक ही नहीं होगी, कितनी भी कोशिश कर ले। तो उसको ऑब्स्टेकल निकलवाना पता मतलब कैसे करेगा वो पेशेंट से केस टेकिंग के थ्रू, वो उसकी अच्छी से नॉलेज होनी चाहिए, वो निकलवा सके सो दैट कि वो उस चीज को फिर रिमूव कर सके। ठीक है, और जैसे ही ये सारी नॉलेज होने के बाद वो क्या कहलाएगा, क्या करेगा, देन ही विल ट्रीट जुडिशली एंड रैशनली, कि मतलब जब ये सारी नॉलेज होने के बाद वो उस जो भी बीमारी है, जो भी पर्सन है, जो सिक है पर्सन है, उसको वो जुडिशली मतलब न्यायपूर्वक तरीके से, रैशनली, लॉजिकली उसको ट्रीट कर पाएगा। तब हम जाके कहेंगे देन ही बिकम्स अ ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट, कि मतलब कि
वो अब अच्छे से होलिस्टिक अप्रोच में उस पर्सन की जो भी परेशानी थी उसको एनहिलेट कर पाया, जड़ से खत्म कर पाया है, तब वो एक ट्रू प्रैक्टिशनर कहला पाएगा हीलिंग आर्ट का। जो अफोरिज्म नंबर 4 है वो कहता है कि प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। इसका जो जिस्ट है, क्रक्स है, वो क्या कहता है कि एक फिजिशियन क्या है, प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ है। लाइक कि उसको ये नॉलेज तो चलो होनी चाहिए, एक डिजीज जब बहुत हद तक बढ़ गई है, अपने लेवल से आगे चली गई है, तो उसको ये नॉलेज होनी चाहिए, तब वो जाकर उसको निकालेगा बीमारी को। बट किसी एक ऐसे स्टेज पर पेशेंट आया जहां पर ऐसा लग रहा है कि उसकी सिर्फ कुछ मोड ऑफ लिविंग में प्रॉब्लम है, उसकी डाइट में इश्यूज हैं, उसकी जो लाइफस्टाइल है उसमें कोई इशू है, तो वो क्या कर सकता है, उससे दिख रहा है कि हाँ ये ओबीस पर्सन है, आगे चल के इसको हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है, लंग्स की प्रॉब्लम इश्यूज आ सकते हैं, एजमा वगैरह कंप्लेंट्स आ सकती है, तो वो उसको अभी से गाइड करना उसका फर्ज बनता है एक फिजिशियन का, कि आप अभी से एक्सरसाइज करो, अपने डाइट में मॉडिफाई करो चीजें, ठीक है। अल्कोहल ले रहा है तो अल्कोहल को क्विट कराने की कोशिश, स्मोकिंग कर रहा है तो स्मोकिंग क्विट कराने की। तो इसमें फोर्थ में ये कहना चाहेगा कि जैसे वो ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट कहला था नॉलेज होने के बाद, तो ऐसे ही वो क्या है, फोर्थ वाले में बताएगा कि एक प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ भी है, जब उसके उस बीमारी के इनिशियल स्टेज पे ही उसको रोक दे। तो एक काम है कि इसमें कहना चाहेगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये इसकी टैगलाइन है कि बाद में चल के क्योर करने से अच्छा ना कि हम उसको इनिशियल स्टेज पर ही रोक दें। तो यहाँ तक हमने फर्स्ट 4 एफोरिज्म का जो जिस्ट था वो समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट 4 एफोरिज्म 5 to 8 को समझते हैं। तो अफोरिज्म नंबर 5, इसका जो जिस्ट है इसमें समझाना चाहता है कि कॉज ऑफ डिजीज को हम पता करते हैं, कि एक्यूट डिजीज में हम एक्साइटिंग कॉज को फाइंड आउट करते हैं, क्रॉनिक डिजीज में मेंटेनिंग कॉज को पता करते हैं, ठीक है। अभी ये भी समझ लो, फिर मैं इसको डिटेल में थोड़ा सा समझाती हूँ। एसेसरी सर्कमस्टांसेस, ये जो वर्ड है ये मेंशन है अफोरिज्म नंबर 7 में, पर किसको कहा जाता है, क्या है एसेसरी सर्कमस्टांस, वो किसको बोलते हैं, मोरल जो भी मोरल कैरेक्टरिस्टिक होता है, इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक, ऑक्यूपेशन, एक पेशेंट के बारे में बात कर रहा है, मोड ऑफ लिविंग, हैबिट्स, सेक्सुअल फंक्शन, एज, सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशन। तो मतलब कहना चाह रहा है कि अगर हमें एक फिजिशियन को अक्यूट डिजीज ठीक करनी है तो उसको एक्साइटिंग कॉज पता होना चाहिए कि क्या चीज उस परेशानी को बढ़ा रही है। एक्साइटिंग कॉज भी अलग अलग तरीके के होते हैं, वो फुल आप डिटेल वीडियो में देख सकते हो, पर यहाँ पे समझ लो कि जैसे कोई टेम्परेचर का चेंज होना, कोई ठंडी चीज से प्रॉब्लम होना, गर्म चीज से प्रॉब्लम होना, कोई स्ट्रेस लेने की वजह से, कोई एक्सीडेंट होने की वजह से, किसी इंसेक्ट ने बाइट कर लिया है, तो इन चीजों से परेशानी हुई है, तो उसको वो फाइंड आउट करके वो चीज हटानी होती है, तो अक्यूट डिजीज ठीक होती है। जो ये क्रॉनिक डिजीज है इसको ठीक करना है तो फिजिशियन को अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि क्रॉनिक डिजीज का जो फंडामेंटल कॉज होता है, जो मियाज्म होते हैं, उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, परख होनी चाहिए कि किस मियाज्म की वजह से ये डिजीज लर्किंग अभी भी इसकी बॉडी में रह गई है, क्यों नहीं ठीक हो पा रही है। तो उसको 3 मियाज्म होते हैं, सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस, इन तीनों में से क्या है वो फाइंड आउट कर लेगा, और साथ ही साथ वो क्रॉनिक केस में ये तो मियाज्म तो फाइंड आउट करेगा ही, साथ ही साथ एसेसरी सर्कमस्टांस, मतलब कि उस पेशेंट का जो इंडिविजुअल है उसका मोड ऑफ लिविंग क्या, उसका सेक्सुअल फंक्शन क्या है, उस किस तरीके का काम करता है, क्या ऑक्यूपेशन है, कैसा उसका सोशल बिहेवियर है, ये सारी चीजें जब एक फाइंड आउट करता है तब जाके हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेडिसिन निकालते हैं, तब जाकर वो पर्सन क्या क्रॉनिक डिजीज में मतलब उसको राहत मिलेगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये 5th के अंदर बात करा गया है। अब हम 6th को समझते हैं। 6th अफोरिज्म का जो जिस्ट है वहां पे एक वर्ड है मेन, अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर की बात की जाती है, साथ ही साथ पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज बताया गया है इसी में। सब्जेक्टिव पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज में सब्जेक्टिव सिम्टम, ऑब्जेक्टिव सिम्टम एंड सब्जेक्ट सिम्टम टोल्ड बाय द अटेंडेंट्स, और इसी के फुटनोट में मेंशन क्या है, प्राइमा कॉजा मॉर्बी। तो ये 6th से रिलेटेड है, ये तीनों चीजें आपको पता होना चाहिए। अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर कहने का मतलब होता है कि जब भी एक नया पेशेंट आया है, तो मान लो पिछला पेशेंट भी आया, फॉलो अप के लिए भी आया, तो कभी भी उसको ये नहीं करना चाहिए कि अच्छा मुझे ये चीजें पिछली वाली पता है तो चलो ठीक है, मेरे पास तो रिकॉर्डेड सिम्टम किसी और पेशेंट से मैच कर रहे हैं, या फिर लास्ट यही मेडिसिन दी थी तो चलो इस बार भी चला देता हूँ। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अनप्रेजुडाइज, अनबायस होकर बिल्कुल नए तरीके से फ्रेश केस टेकिंग करना चाहिए, फिर से उसके सारे सिम्टम टोटलिटी करके उसको फिर नई मेडिसिन देनी चाहिए, जो भी उसको लग रहा है कि इस टाइम पर इसको जानी चाहिए मेडिसिन। साथ ही साथ एक बोलेगा पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज, कि एक डिजीज है उसकी पोर्ट्रेट, मतलब कि उसकी कह सकते हैं कि डिजीज की पिक्चर कैसे बनेगी, क्या क्या सिम्टम होंगे। तो 3 तरीके से सिम्टम मिलने के बाद एक फिजिशियन उस डिजीज को समझ सकता है। पहला क्या है, सब्जेक्टिव सिम्टम, मतलब कि जो उस पेशेंट आया वो अपने सिम्टम बता रहा है कि मुझे किस साइड, लेफ्ट साइड में दर्द है, राइट साइड में दर्द है, मुझे चलने से दर्द है, बैठने से दर्द है, उठने से, खाने पीने छींकने, जो भी अपनी चीजें बता रहा है, मुझे किस तरीके का पेन है, सेंसेशन क्या है। तो ये होते हैं सारे सब्जेक्टिव
सिम्टम जो कि एक पेशेंट ने बताया। नेक्स्ट होता है ऑब्जेक्टिव सिम्टम, लाइक जो कि फिजिशियन ने देखा, वो देख रहा है कि उसके हाव भाव क्या, एक्सप्रेशन क्या, उसका चाल क्या थी, उसके गेट क्या था, वे ऑफ एंट्री क्या था, किस तरीके से बात कर रहा है, टेंस है कि नहीं है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव सिम्टम है, तो ये भी नोट होगा। देन होगा अटेंडेंस के द्वारा, मींस अटेंडेंस की उस पेशेंट के साथ कोई आया है, वो बता रहा है कि घर पे ये इस तरीके की कुछ हरकतें करते हैं, या फिर जो भी उसको अबनॉर्मल लग रहा है वो बता रहे हैं, जो कि पेशेंट को नहीं पता चल पा रहा, बट अबनॉर्मल है तो उसके साथी ने बताया कि हाँ इनके साथ ये हो रहा है, जब से तबीयत खराब हुई है, ज्यादा बोलने लग गए हैं, ज्यादा ये करते हैं, कुछ भी बता सकता है वो, तो वो भी नोट करना है। तो ये सारे सिम्टम मिला के एक पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज बनाएंगे, तब जाके उसको परमानेंटली जो भी परेशानी है उसको खत्म की जा सकती है। साथ ही साथ इसी के 6th में इंपॉर्टेंट उसके फुटनोट में बताया गया है प्राइमा कॉजा मॉर्बी के बारे में, कि प्राइमरी कारण क्या है डिजीज का। तो एक होम्योपैथ क्या मानता है, प्राइमरी कारण क्या होते हैं, मियाज्म होते हैं, ठीक है, सोरासाइकोसिस, सिफिलिस इसको मानता है। और जो एक एलोपैथी ओल्ड स्कूल है वो क्या मानता है कि कोई भी बीमारी हो रही है ड्यू टू एंट्री ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इनकी एंट्री की वजह से हो रही है, ठीक है। तो मटेरियलिस्टिक चीजों को मानते हैं कि कोई भी मटेरियल अंदर गया उसकी वजह से हो रही है, तो ये ओल्ड स्कूल का मानना है। फिर भी फुल डिटेल वीडियो आप अच्छे से समझना, एक एक लाइन वहां पर मैंने समझा रखी है, उस सीरीज को प्लीज आप जरूर देखना। ये सिर्फ एक शॉर्ट वीडियो जहां से आपको सिर्फ जिस्ट बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। 7th को समझते हैं। 7th अफॉर्जम में यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट बताया गया। पहला कॉजा ओकेजनलिस के बारे में बताया गया। ओकेजनलिस वही है जो हमने 5th में पढ़ा ना कि एक्साइटिंग कॉज, मेंटेनिंग कॉज, तो उसी को कॉजा ओकेजनलिस बोल देता है। नेक्स्ट है असेसरी सर्कमस्टांसेस, जो मैंने आपको 5th में बताया, वो एक्चुअल में वर्ड यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, उसमें आप बुक रीड करेंगे तो। प्लस इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम की डेफिनेशन दी गई है, क्या है कि आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ द इंटरनल एसेंस ऑफ डिजीज, दैट इज द अफेक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स, कि जो भी हमें बीमारी होती है वो क्यों होती है, ड्यू टू डीरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स की वजह से। इसी मियाज्म जो कि डायनामिक इन नेचर होता है, इसने अफेक्ट करा वाइटल फोर्स को, जिससे कि एक डिजीज हुई, और वो डिजीज अपने आप को साइन और सिम्टम्स के थ्रू आउटवर्डली रिफ्लेक्ट कर रही है। इसी साइन और सिम्टम को देख के पेशेंट के साइन और सिम्टम को देख के एक फिजिशियन अच्छे से उसको ट्रीटमेंट दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इस 7th के ही फुट नोट में 2 चीजें मेन मेंशन की गई है। पहला इनडिस्पोजिशन के बारे में बताया गया, दूसरा है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो इनडिस्पोजिशन और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी मैंने बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर बस मैं आपको थोड़ा जस्ट दे देती हूँ कि क्या है। तो इनडिस्पोजिशन क्या होता है कि कोई भी माइल्ड टाइप का प्रॉब्लम हो गया, जैसे इसमें कोई भी थेरेपेटिक मेडिसिन की जरूरत नहीं है, ठीक है। छोटी सी प्रॉब्लम, आंख में कोई तिनका चला गया, तो इसमें एज सच किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं, निकाल देंगे तो ठीक हो जाएगी वो प्रॉब्लम। बहुत टाइट बैंडेज बांध दिया तो उसको लूजन अप कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। रोज की स्वेल से किसी पेशेंट को प्रॉब्लम है, हिस्टेरिया की प्रॉब्लम है, लाइक उसको नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है, तो यार ऑफकोर्स वहाँ पे फ्लावर को हटाना हमारी मेन चीज है, फ्लावर, ठीक है, उसको हटा दो, सिनकोप की प्रॉब्लम जो भी ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं कि इस केस में हम मेडिसिन देने चले जाएंगे, पर ये कुछ ऐसे केसेस हैं जिसके में उस पेशेंट को लग सकता है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया हूँ इस तरीके से, तो उसको एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए हम वहाँ पर प्लेसिबो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। यहाँ पे एलोपैथ ओल्ड स्कूल के बारे में बताया गया कि कैसे वो ट्रीट करते थे। तो वो क्या करते थे, सिम्टम बेसिस पे, कि क्या क्या सिम्टम आए उसको देख के वो क्या करते थे, पैलिएट कर देते थे, कि थोड़ी देर के लिए रिलीफ दिलवा देते थे। तो उसके बारे में यहाँ बात की गई है। नेक्स्ट है अफॉर्जम नंबर 8। अफॉर्जम नंबर 8 में बताया गया है, इसका जो सिस्ट है कि डिसीज माइनस टोटलिटी ऑफ सिम्टम इक्वल्स टू हेल्थ। और फुटनोट में बात करी गई है, यहाँ पे मेन बताया गया था, ह्यूफलैंड ने एक कमेंट दिया था कि होम्योपैथी कैन रिमूव सिम्टम बट द डिसीज रिमेन्स, कि मतलब पहले तो हमको समझते हैं कि डिजीज माइनस की कह रहे हैं, हेनमन सर कह रहे हैं यहाँ पे कि एक डिजीज हुई, जो भी टोटलिटी ऑफ सिम्टम लिया गया, जो भी उस डिजीज ने अपने आपको वाइटल फोर्स में रिप्रेजेंट करा, ठीक है, तो वो अगर हम रिमूव कर दे उसकी बॉडी से, तो ऑफकोर्स जो परेशानी थी वो सिम्टम सारे हट गए, तो हेल्थ ही तो बचेगा, है ना। तो इन रियलिटी यही बात होती है। पर हेनमन सर ने ह्यूफलैंड का क्या कमेंट आया, फुटनोट में बताया गया कि उन्होंने बोला कि होम्योपैथी सिर्फ और सिर्फ सिम्टम हटाती है, जो मेन डिजीज है अभी भी उसके अंदर लर्क करती है, रह जाती है, ठीक है। तो ये क्यों कहा उन्होंने, ये तो मेन आप डिटेल में समझ सकते हो उस वीडियो में, अफॉर्जम नंबर 8 जो मैंने बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो दैट्स इट, ये था पूरा अफॉर्जम नंबर 1 to 8 का फुल एक्सप्लेनेशन, इन द सेंस की शॉर्ट वीडियो थी। आपको जो भी जिस्ट था, क्रक्स था, जो वाइवा के लिए आप जल्दी जल्दी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और आपको एक चेन पता चल जाएगी कि एक के बाद क्या आता है, ठीक है। तो ये था
आई होप कि आपको समझ आ गया है। फिर भी मैं सजेस्ट करूंगी कि डिटेल वीडियो भी आप देख लें। पहली बार समझ रहे हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं अपनी बुक को, तो अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। देन आप उसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट अफॉर्जम्स की शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, मतलब उसके अंदर क्विक रिविजन करेंगे। दैट्स इट। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।